Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 3rd of June 2021। तो 3 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो डेली करंट अफेयर्स की नोट्स है वो हमने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने वो प्लान लिया है उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा TEMSIS.com में। जब आपने वो प्लान लिया था उस समय आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड दी जाती जो आप बनाते हैं खुद ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन टू दैट एंड उसके बाद आपको वो नोट्स विजिबल रहेंगे ना, अदरवाइज ऐसे तो कोई भी यूज़ कर लेगा, इसलिए लॉग इन करना ज़रूरी है। लॉग इन करने के बाद ही आप लोग देखिए, कई लोगों ने क्वेरी की थी कि देख नहीं पा रहे हैं, तो लॉग इन करिए प्लीज़, लॉग इन टू दैट देन ओनली यू विल बी एबल टू व्यू। और जो लोग अभी प्लान लें तो मेक श्योर कि आप लॉग इन आई और पासवर्ड याद रखा करें, है ना, उसको कैजुअली मत बनाएं। लॉग इन आई और पासवर्ड आप याद रखिए ताकि आप ही उसको यूज़ कर सकें, कोई और आपका उसका मिसयूज़ ना कर सके। सो दैट इज इट। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चंस। आज के सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन्यूमरेटेड इज। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनमें से कहाँ पे इन्यूमरेटेड थे पहले, जिसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बने। ऑप्शंस आपके सामने हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946, नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है ना, तो आपको बताना है इनमें से कहाँ पे मेंशन्ड है। दूसरा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ओरिजिनली प्रोवाइडेड नहीं था, मतलब कि बाद में किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया होगा। ऑप्शन आर ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बी इज सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सी इज यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, या डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वन दैट वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द इंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप इनका आंसर करने की कोशिश जरूर करिएगा, मैं आपको एंड में आंसर बता दूंगा। मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, डिप्रेशन एंड मेंटल इलनेस आर स्टिल नॉट गेटिंग द सिंपैथी दे डिजर्व। क्वेश्चन है, डिप्रेशन एंड मेंटल इलनेस आर स्टिल नॉट गेटिंग द सिंपैथी दे डिजर्व, डिस्कस द इशू इन द लाइट्स ऑफ रिसेंट नाओमी ओसाका इवेंट। तो डिस्कस करना है आपको इन द लाइट ऑफ रिसेंट इवेंट ऑफ नाओमी ओसाका। तो आज ये एडिटोरियल में आए हैं, 2 एडिटोरियल आए हैं ऑन दिस इवेंट ओनली, तो अपन उसको डिस्कस भी करेंगे और आप इसको ट्राई करिएगा इसका आंसर लिखने का। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया है मैंने और इसको जरूर आप अटेम्प्ट करिएगा। डिप्रेशन एंड मेंटल इलनेस आर नॉट गेटिंग दैट सिंपैथी दे डिजर्व, डिस्कस द इशू इन द लाइट्स ऑफ रिसेंट नाओमी ओसाका इवेंट। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। आप लोग पॉइंटर्स दीजिएगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, पॉइंटर्स दे दीजिएगा। मूव करते हैं प्रीलिम्स न्यूज़ आइटम्स ऑफ द डे की तरफ। देखते हैं और क्या क्या न्यूज़ आइटम्स मैंने दूसरे न्यूज़पेपर और पीआईबी से उठाए हैं, और ये सारे आपको नोट्स में प्रोवाइडेड रहते हैं। जो डेली हम नोट्स बना रहे हैं ना, इट विल बी एडेड टू दैट मैप के साथ। मैप भी आपको डेली उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, ठीक है ना। पहली न्यूज है, स्वास्तिक टेक्नोलॉजी फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। स्वास्तिक टेक्नोलॉजी फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर अब सीएसआईआर की एक नेशनल केमिकल्स लेबोरेटरी है। सीएसआईआर की नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है और ये पुणे में लोकेटेड है। इसने लॉन्च की एक नई टेक्निक जिसको कहते हैं स्वास्तिक। इट विल बी यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द वाटर यूजिंग नेचुरल ऑयल्स। तो याद रखिएगा, इसमें इस टेक्निक में स्वास्तिक टेक्नोलॉजी काहे की टेक्निक है, ये है वाटर को प्योरीफाई करने की टेक्निक। और ये सीएसआईआर की नेशनल केमिकल्स लेबोरेटरी जो कि पुणे में लोकेटेड उसने बनाई है। स्वास्तिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। एंड वाटर को डिसइंफेक्ट क्यों करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ताकि वाटर प्योर रहे और जो वाटर बॉर्न डिसीजेज हो सकती हैं उसको कम से कम करने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली यूज क्या किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है दिस मेथड यूजेस द
ऑयल्स का यूज़ किया जाता है और इसमें लिक्विड को पहले बॉईल किया जाता है एंड उसके बाद यूज़ किया जाता है नेचुरल ऑयल विद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़। ऐसे नेचुरल ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हो और वाटर को बॉईल भी किया जाता है एंड फिर इन दोनों के मिक्सचर से ये पानी साफ किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। अब देखो टेक्नोलॉजी क्या है वो हमको मतलब नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य हमको याद रखना है कि एक डिसइंफेक्शन की टेक्नोलॉजी है जो कि CSIR NCL ने बनाया है, ठीक है ना। अब दूसरी न्यूज़ है न्यूजीलैंड साइंस स्पेस एग्रीमेंट विद नासा। न्यूजीलैंड ने स्पेस एग्रीमेंट साइन किया है नासा के साथ ताकि जो स्पेस के फील्ड में होने वाले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं उसमें कहीं न्यूजीलैंड पीछे ना रह जाए, प्लस ये देखने के लिए कि जो इवेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं वो कितना ज़्यादा ह्यूमन काइंड के लिए, मैनकाइंड के लिए कितने ज़्यादा वो बेनिफिशियल हैं। अब एक्चुअली में है क्या, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा इसी न्यूज़ आइटम में। आर्टेमिस प्रोग्राम आप सबको पता होगा, नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें कि मतलब मून तक जाना है एंड देन मून से रिटर्न होना है। 2024 में ये प्लान्ड है मिशन, दिस इज प्लान्ड इन 2024। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। Via the Artemis program, NASA will land the first women and the next man on the moon by 2024। तो ये Artemis program जो है it is for the first women and next man on the moon by 2024, heralding a new era in the space exploration and utilization। तो Artemis program तो इस कारण से है। दूसरी चीज, अब इसी के लिए नासा ने क्या किया है, नासा ने इसमें एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मतलब इंटरनेशनल पार्टनरशिप मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज, इंटरनेशनल कंट्रीज जो हैं वो आकर के इसी में रोल प्ले करें फॉर सस्टेनेबल एंड रोबस्ट प्रेजेंस ऑन द मून, और इसको हम बोलते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड। याद रखिएगा आर्टेमिस अकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। आर्टेमिस अकॉर्ड विल डिस्क्राइब अ शेयर्ड विजन ऑफ प्रिंसिपल्स ग्राउंडेड ऑन द इन द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। तो आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये बेसिकली शेयर्ड विजन के लिए है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए। जिस तरीके से आउटर स्पेस ट्रीटी है ना 1967 की, जो कि कहती है कि एक सेफ इन ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट बनाना है ना, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की, याद रखना आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की है। और उसी की जैसे अब ये आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये बेसिकली इट इज ऑन दैट लाइन ओनली, शेयर्ड प्रिंसिपल्स, शेयर्ड विजन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो आर्टेमिस अकॉर्ड जरूर याद रखना, ठीक है ना। अगली न्यूज है वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू। तो H10N3 बर्ड फ्लू का पहला ह्यूमन केस मिला है कहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है नन अदर देन चाइना में। चाइना में पहला केस मिला है H10N3 का एंड इट इज अ लो पैथोजेनिक और लेस सीवियर स्ट्रेन ऑफ द वायरस इन पोल्ट्री। H10N3 क्या है, एक लो पैथोजेनिक एंड लेस सीवियर स्ट्रेन है वायरस का इन द पोल्ट्री एंड द रिस्क ऑफ इट ट्रांसमिटिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज ऑल्सो वेरी लो। तो ये भी रिसर्च में पता चला है कि इसका जो रिस्क है बहुत कम है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलेगा। एंड इन अबाउट 40 ईयर्स ओनली 160 आइसोलेट्स ऑफ दिस वायरस वर रिपोर्टेड। पिछले 40 साल की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो केवल 160 आइसोलेट्स केसेस आपको इस वायरस के देखने को मिलेंगे एंड इट हैड दैट इज द थिंग। लेकिन ह्यूमंस का पहला केस अभी चाइना में मिला है H10N3 में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है नीति आयोग ने रिलीज किया है विल बी रिलीजिंग द SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड। आज जो है SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड कौन लॉन्च करेगा, नीति आयोग। इसका थर्ड वर्जन, आई थिंक थर्ड रेंडिशन है ऑफ द इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, ठीक है ना। याद रखेगा इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स कौन निकालता है, तो नीति आयोग उसको निकालता है। 3 जून आज यानी कि 3 जून को ये इसका SDG इंडिया इंडेक्स निकाला जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। पहली बार ये 2018 में लॉन्च किया गया था। फर्स्ट टाइम SDG इंडेक्स जो है कब लॉन्च किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था। कौन लॉन्च करता है, नीति आयोग लॉन्च करता है। और इंडेक्स जो है बेसिकली एक टूल है फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑन द SDGs इन द कंट्री। आप सबको पता होना चाहिए कि 2015 से 2030 तक के लिए SDG लाए गए, है ना, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए गए। 17 गोल्स थे, 169 टारगेट्स थे। अब इसके बाद क्या हुआ, इन गोल्स को पूरा होने के लिए ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कौन से स्टेट्स पूरा कर रहे हैं, कौन से स्टेट्स नहीं पूरा कर रहे हैं। तो वो जो क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द SDGs जो है वो SDG इंडिया इंडेक्स के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है ना। द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ दीज SDGs इज डन थ्रू दिस SDG इंडिया इंडेक्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग
दिस, एंड ये थर्ड एडिशन है जो कि उसका लॉन्च किया जाएगा। और कौन लॉन्च कर रहा है? तो इसको लॉन्च करेगा नीति आयोग। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज फैक्ट्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है ना। और दिस इंडेक्स, द इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया, ठीक है ना। तो इस इंडेक्स को किसके साथ मिलकर के डेवलप किया गया है? यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर के किया गया है, ठीक है ना। एंड इट मेजर्स द प्रोग्रेस ऑफ नेशनल एंड सब नेशनल लेवल इन द कंट्रीज जर्नी टुवर्ड्स मीटिंग द ग्लोबल गोल्स। तो मतलब कंट्री की जो जर्नी है टुवर्ड्स अचीविंग दीज ग्लोबल गोल्स बाय 2030, आप सबको पता होना चाहिए कि 2030 तक एसडीजीज को पूरा करना है, अचीव करना है। तो इस जर्नी में कौन सा स्टेट नेशनल लेवल में कहां पर लाई करता है, वो पता लगाने के लिए बेसिकली एसडीजी इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज है इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीआईबी की न्यूज थी कल की, अगर आपने देखी हो तो पीआईबी की न्यूज थी, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज। अब ये साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज क्या है? साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, तो ये चैलेंज है बेसिकली, दिस वाज लॉन्च्ड लास्ट ईयर, यानी कि 2020 में इसको लॉन्च किया गया था अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत साइकिल्स फॉर चेंज, याद रखिएगा, स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत साइकिल्स फॉर चेंज नाम का चैलेंज लॉन्च किया गया था। एंड इट वाज लॉन्च्ड अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है जिसने इसको लॉन्च किया था। एंड ये लॉन्च किया गया था 25 जून 2020 को एज अ रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक दैट वाज गेन्ड ग्राउंड इन द कंट्री। तो उस समय पैंडेमिक था और उसके रिस्पॉन्स में ही साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज स्टार्ट किया गया था अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है ना। बेसिकली ये रिवोल्यूशन किसके लिए है? ये रिवोल्यूशन है एक तरीके से ऐसे चेंजेस के लिए जो कि हेल्दी पर्सनल ट्रांसपोर्ट मीडियम को डेवलप करना, सोशल इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग लेगा लेकिन अपन इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल मेजर्स का फॉलो करना। तो ये सारी चीज़ें साइकिल्स फॉर चेंज के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत ये किया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है ना। तो ये हमने देख लिया, पीआईबी की भी न्यूज़ देख ली और जो बाकी वेबसाइट्स की न्यूज़ है वो, और ये सारे आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड होंगे एंड उसमें एडिटोरियल भी प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स में एडिटोरियल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दैट इज अनदर थिंग, ठीक है ना। अब फ्रंट पेज की एक न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं। न्यू आईटी रूल्स डजंट अप्लाई टू अस। गूगल ने कहा है हाई कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को, कि जो नए आईटी रूल्स हैं यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 जिसके अंतर्गत आपको ट्रेस करना है, ट्रेसेबिलिटी क्लॉज दिया गया है, सारी चीज़ें वो गूगल पे लागू नहीं पड़ती हैं, ऐसा गूगल का कहना है, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने कहा कि हम एक सर्च इंजन है, न कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। वी आर नॉट द सोशल मीडिया इंटरमीडियरी लाइक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। देयरफॉर ये जो चीज़ लागू होती है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होती। वी आर नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रादर व्हाट वी आर अ सर्च इंजन, ऐसा गूगल का कहना है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। अब आप मूव करते हैं अपन आज के मैप ऑफ द डे की तरफ। अब आज का मैप ऑफ द डे जो मैंने लिया वो न्यूजीलैंड का ही लिया, ऑब्वियस सी बात है। न्यूजीलैंड का मैप क्यों लिया है आप सबको बता दिया मैंने, न्यूज़ आइटम। न्यूजीलैंड और नासा का जो एग्रीमेंट हुआ था आर्टेमिस अकॉर्ड के अंतर्गत, तो न्यूजीलैंड सबसे पहले तो दो वाटर बॉडीज जो मेन है लाई करती हैं न्यूजीलैंड के साइड में, वो पहली है तस्मान सी, द तस्मान सी, जो कि एक तरीके से बॉर्डर क्रिएट करती है न्यूजीलैंड, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया। ये तीन लाइन पे, पहले ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, फिर तस्मानिया पड़ता है, फिर आपका न्यूजीलैंड पड़ता है, और यहाँ बीच में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सी भी आता है, ठीक है ना। तो तस्मान सी हो गया ये न्यूजीलैंड का एक जो वेस्टर्न साइड है कहना चाहिए वहां पर, और देन आपके इधर साइड साउथ पैसिफिक ओशन लाई करता है। तो तस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशन के बीच में कहना चाहिए कि आपका न्यूजीलैंड लाई करता है। तस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशन के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फीचर है, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर आपको न्यूजीलैंड के अंतर्गत दिखेगा, वह है सदर्न एल्प्स का। तो एल्प्स का ये हम लोग जैसे एल्प्स की अगर हम बात करेंगे तो हमको वो पूरा इटली और ये आपका जो यूरोपियन रीजन है वो याद आएगा। बट अगर सदर्न एल्प्स कोई बोलता है, सदर्न एल्प्स, तो वो आपका पूरा न्यूजीलैंड में देखो लाई कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ सदर्न एल्प्स, यहाँ पे लाई करता है आपका सदर्न एल्प्स लाई करता है यहाँ पे न्यूजीलैंड वाले पार्ट में, ठीक है ना।
फिर अब मैं आपको दो तीन और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो न्यूजीलैंड के दो पार्ट हैं उनको डिवाइड करता है। कुक स्ट्रेट, देखो कुक स्ट्रेट है, दैट इज अनदर पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुक स्ट्रेट जो है ये न्यूजीलैंड को ही दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। कुक स्ट्रेट जो है दैट लाइज बिटवीन द टू पार्ट, जैसे अंडमान एंड निकोबार होता है ना अपने यहाँ, अंडमान एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है, 10 डिग्री चैनल इज देयर। वैसे ही कुक स्ट्रेट कहाँ पर है, जो आपका कहना चाहिए जो नदर्न न्यूजीलैंड वाला पार्ट है उसको सदर्न न्यूजीलैंड वाले पार्ट से डिवाइड करता है। जो दो पार्ट है न्यूजीलैंड के उनको डिवाइड करता है कुक स्ट्रेट, ठीक है ना, दैट लाइज बिटवीन दैट। फिर इसके अलावा एक और बे इंपॉर्टेंट है, पेगासस बे। आप देख लीजिए सदर्न पैसिफिक ओशन में लाई करती है, पेगासस बे आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर क्राइस्ट चर्च आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सिटी है जो कि आपकी न्यूजीलैंड की क्राइस्ट चर्च हो गई, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वेलिंगटन, आप वेलिंगटन तो बहुत फेमस है, पता ही होगा आपको, वेलिंगटन है। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है बे ऑफ प्लेंटी, देयर इज अ बे ऑफ प्लेंटी लोकेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं बे ऑफ प्लेंटी है जो कि नदर्न पार्ट में लाई कर रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो ऑकलैंड ऊपर लाई कर रहा है, ऑकलैंड भी ऊपर है, हैमिल्टन है यहाँ पर आपका। ये सब क्रिकेट भी यहाँ पे खेले जाता है ना, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर दैट इज द पार्ट, ऑकलैंड हो गया आपका, हैमिल्टन हो गया आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे माउंट तारानाकी, यहाँ माउंट एगमॉन्ट या माउंट तारानाकी एक इंपॉर्टेंट माउंटेन भी है, माउंट तारानाकी या माउंट एगमॉन्ट, इसको याद रखेगा। फिर मैंने बे ऑफ प्लेंटी बताई है, उसको याद रखेगा। एंड हौराकी गल्फ याद रखेगा, हौराकी गल्फ इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो कि इधर ग्रेट बैरियर आइलैंड के नीचे है। ग्रेट बैरियर रीफ नहीं है, ये ग्रेट बैरियर आइलैंड है, देखो यहाँ पे लाई करता है ना ग्रेट बैरियर आइलैंड, तो ये भी याद रखना कि ग्रेट बैरियर आइलैंड यहाँ लाई करता है, उसके नीचे हौराकी बे यहाँ पे लाई करती है। और यहाँ पर बे ऑफ प्लेंटी मैंने आपको बता ही दिया, बे ऑफ प्लेंटी इज देयर। देन मैंने आपको यहाँ पे ऑकलैंड हैमिल्टन दिखा दिया, नीचे मैंने आपको सदर्न एल्प्स दिखा दिया। फिर इधर कुक स्ट्रेट दिखा दिया, जो नदर्न आइलैंड वाला पार्ट है उसको सदर्न वाले पार्ट से डिवाइड करता है। यहाँ पे दोनों जो पार्ट है न्यूजीलैंड के, उसमें जो ऊपर वाला उसको नदर्न आइलैंड बोलते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है उसको साउथ आइलैंड बोलते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड बोलते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखो नीचे स्टुअर्ट आइलैंड बिल्कुल साउथ वाला पार्ट है, स्टुअर्ट आइलैंड, पेगासस बे आपको दिखा दिया मैंने। और यहाँ पर फवॉक्स स्ट्रेट भी है, फवॉक्स स्ट्रेट भी आप देख सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इन दिस मैप ऑफ न्यूजीलैंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला एडिटोरियल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एडवर्स चेंजेस, फेडरलिज्म इम्पेरिल्ड। अब यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा गया है, सबसे पहले मैं उसकी बेसिक आपको थीम बता दूं। बेसिक थीम है, इट इज़ अ क्रिटिक ऑन द गवर्नमेंट, जैसा कि ऑब्वियसली हम रोज पढ़ रहे हैं, क्रिटिक ऑन द गवर्नमेंट ही पढ़ रहे हैं। सो क्रिटिक ऑन द गवर्नमेंट ऑन द मतलब जो मिजरेबल कंडीशन फेडरलिज्म की हुई है स्पेशली इन द प्रेजेंट कंडीशंस, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ऑथर ने सबसे पहले बताया क्या क्या चीज़ें हो रही है, जैसे यूनियन का इंक्रोचमेंट ऑन द पावर्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो यूनिटरी टेंडेंसीज हैं दैट आर इंक्रीजिंग। ऑथर का कहना है कि यूनिटरी टेंडेंसीज आर इंक्रीजिंग, जो चेंजेस आ रहे हैं कंट्री में वो भी सेंट्रलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, वो भी इसी तरफ आ रहे हैं। जैसे कि ऑथर ने सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रोच किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे, कई बार होता है कि जो गवर्नर है, गवर्नर को डिसमिस कर दिया जाता है या गवर्नर को यूज़ किया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हैरास करने के लिए। फॉर एग्जांपल सपोज दिल्ली का केस अगर हम देखें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई कि वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की वो अपना एक्ट नहीं कर सकती है ना। वहाँ पे जो गवर्नमेंट का मतलब है वो गवर्नमेंट का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। तो कई कुल मिला करके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हैरास या इंटिमिडेट करने के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट टेंडेंसीज या पावर्स यूज़ करती है, दैट इज द फर्स्ट मतलब ब्लो ऑन द फेडरलिज्म। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, द फर्स्ट ब्लो ऑन द फेडरलिज्म। दूसरा, जैसे ऑथर ने एग्जांपल दिया है, कई बार क्या होता है कई सब्जेक्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉ बनाना चाहिए, कई सब्जेक्ट्स ऐसे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट से हटा करके या तो कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिए जाते हैं या यूनियन लिस्ट में रख दिए जाते हैं। ये भी अपने आप में एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का ही हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने यहाँ पे एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया, एजुकेशन वॉज मूव्ड टू द कॉन्करेंट लिस्ट विच वॉज अंडर देन स्टेट सब्जेक्ट।
एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट था, इसको 1970s में फिर इसको कहाँ से कहाँ ले जाया गया, मतलब इसको आप मतलब स्टेट लिस्ट से उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं आपको खुद एग्जांपल दे सकता हूँ कई जगहों पे, जैसे कि जहाँ पे स्टेट्स के पास पावर थी, कई जगहों पे ऐसा किया गया टैक्सेशन की पावर स्टेट से ले ली गई है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब से आया था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे थे जिनको सब्ज्यूम कर दिया गया जीएसटी के अंदर। जीएसटी का पूरा फंक्शनिंग कौन हैंडल करता है, उसको जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है, फिनेंस मिनिस्टर हेड करता है। तो अगर आप देखो तो ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का ही हिस्सा है। दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, एंड यहाँ पे फिर जो स्टेट्स का मतलब कहना चाहिए पावर है वो डिक्रीज होता है, ठीक है ना। एंड ऑथर ने कहा है कि ये जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन और रिसोर्स एलोकेशन में भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी की पावर ले ली गई, और जीएसटी में जो शॉर्टफॉल हुआ, जो कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ, जिसको आपने कहा था कि 14% की ग्रोथ आपको मिलेगी स्टेट्स को, और अगर वो ग्रोथ नहीं मिलती है तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, उसमें भी लैकाडेसिकल अप्रोच अपनाई गई। एंड आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि जो शॉर्टफॉल था वो फुलफिल नहीं किया, वो प्रोवाइड नहीं किया। दीज आर द इश्यूज गोइंग ऑन। ये हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि करके क्या क्या यूनिटरी टेंडेंसीज हैं, किस तरीके से सेंटर जो है वो स्टेट्स की पावर पे इंक्रोच करता है। एक और तरीका है यहाँ पे ऑथर ने बताया है, वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू भी सेंटर जो है वो इंक्रोच करता है टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड उसमें फिर कैसे, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में ला दिया, हेल्थ सेक्टर में ला दिया, और ऐसे में फिर स्टेट्स को 85 से लेकर के 82% पब्लिक एक्सपेंडिचर इसी में खर्च करना पड़ता है ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी एक तरीका है टू इंक्रोच अपॉन द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी के हिसाब से फिर उनका खर्चा करवाती हैं इन स्कीम्स में और इन सब चीज़ों में, ठीक है ना। फिर ऑथर ने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इसी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसग्रेशन। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, उसके पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया। सो इनका यूज़ करके क्या किया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है इनके अपोनेंट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट्स व्हाट दे डू इज दैट दे इंटिमिडेट द अपोनेंट्स बाय यूजिंग दीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। और ऐसे में फिर क्या होता है, ऐसे में फिर स्टेट गवर्नमेंट्स वही है कि डर के या फियर और फेवर कैसे भी है इनके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ना केवल ऐसा करती है बल्कि इन इंस्टीट्यूशंस में भी ट्रांसग्रेस करती है। इन इंस्टीट्यूशंस में भी अगर आपने देखा हो तो सीबीआई में कौन हेड बनेगा, डायरेक्टर्स का टसल चल रहा है। कई जगहों पे या तो अपॉइंटमेंट नहीं किए गए हैं या फिर अपॉइंटमेंट जो किए गए हैं वो सेंट्रल के हिसाब से किए गए हैं, सेंटर ने मॉडल कर दिया। तो दीज आर द इश्यूज विच आर देयर विच आर होवरिंग ऑन, एंड यहाँ से फिर जो फेडरलिज्म है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि देयर इज नो स्पेस फॉर फेडरलिज्म एंड ऑल इन इवेंट्स लाइक दीज। फिर इसके बाद ऑथर ने एक और कहा है कि जैसे वैक्सीन्स का काम हुआ, आपने देखा होगा कि जब कोविड-19 शुरू हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज द लॉकडाउन विदाउट इवन कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट। देखो मैटर ये नहीं कि ये चीज़ सही है या गलत है, मैटर ये है कि आपने कितना पार्ट दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली में अगर मैं बोलूँ कि जैसे मेरी अगर पर्सनल थिंकिंग आप पूछे तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेल एंड फीमेल जो हैं घर के वो बराबरी से हिस्सा लें, वो बराबरी से डिस्कस करके कोई डिसीजन पे पहुँचे। अब अगर आप सपोज है कि कोई फैमिली का एग्जांपल देते हो जिसमें हेड ऑफ द फैमिली टेक्स ऑल द डिसीजन विदाउट इवन कंसल्टिंग विद द फैमिली। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये फैमिली जो मेंबर है जो सारे फैसले खुद से ले रहा है, ये भी फैमिली का भला ही चाह रहा है। बिल्कुल सही बात है, फैमिली का भला ही चाह रहा है एंड इट माइट बी द केस दैट वो सारे डिसीजन सही भी ले रहा हो, लेकिन क्या ये सही तरीका है टू रीच टू दैट डिसीजन? आई थिंक कि अगर आप सही डिसीजन ले रहे हैं तो वो इतना ही मैटर करता है जितना कि उसकी प्रोसेस, कि उस सही डिसीजन तक आप कैसे पहुंच रहे हैं। जर्नी इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन, जर्नी उससे ज़्यादा महत्वशील है। आप सही डिसीजन पर पहुंच रहे हैं लेकिन आप अपना डिसीजन सब पे थोप रहे हो बिना उनकी सुने हुए, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज द केस हियर ऑल्सो। आप क्या डिसीजन
लॉकडाउन हो सकता है बहुत सही डिसीजन रहा हो, लेकिन विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स हु आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस कंट्री, तो आपको दैट रीचिंग द डिसीजन इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे दैट इज द थिंग। इसके अलावा लास्ट जो ऑथर ने बताया है वो ये था कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये मैं ज़्यादा इसके साथ एक मतलब आई डोंट एग्री टू दिस पॉइंट, बट एनी हाउ ऑथर ने कहा है तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी होमोजेनाइजेशन की टेंडेंसी है, मतलब कि वो चाहते हैं कि होमोजेनिटी आ जाए, हिंदुत्व को प्रमोट करने की फिलॉसफी है प्रेजेंट गवर्नमेंट एज पर दी ऑथर, दिस इज स्ट्रिक्टली एज पर दी ऑथर। एंड ये आपको बस ऑथर का व्यू पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये भी एक तरीके से सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ही है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर व्यक्ति इसी वे ऑफ थिंकिंग से आगे बढ़े, ठीक है ना। दूसरा आर्टिकल है द कॉशनरी टेल इन ओसाकाज एग्जिट। अब ये कॉशनरी टेल इन ओसाकाज एग्जिट ये जो है नाओमी ओसाका का है। शी विद्रू फ्रॉम द फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप। हुआ क्या कि फ्रेंच ओपन में जो पहला मैच था जब नाओमी ओसाका ने जीता, उसके बाद शी मतलब उसने ये कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोलना चाहती है। इससे जो फ्रेंच अथॉरिटीज़ हैं, जो फ्रेंच ओपन की फेडरेशन की अथॉरिटीज़ हैं, दे बिकेम वेरी एंग्री। उन्होंने कहा कि नहीं आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। एंड ऐसे में फिर नाओमी ओसाका ने बताया कि शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन फ्रॉम 2018 सिंस 2018 एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू स्पीक इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे में यहाँ पर जो एटीट्यूड था फ्रेंच फेडरेशन अथॉरिटीज़ का, दैट वॉज वेरी नॉन हम्बल एटीट्यूड एंड दैट वॉज वेरी नॉन फ्रेंडली एटीट्यूड एंड इट वॉज एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी। द मेंटल डिप्रेशन, जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, दैट वॉज अ जेन्युइन प्रॉब्लम एंड फिर भी दे वर नॉट एबल टू शो sympathy in that case and therefore the events enlarged। and इसमें नाओमी ओसाका को फिर विड्रॉ करना पड़ा फ्रॉम द चैंपियनशिप, फ्रॉम द फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप। एंड इसके बाद फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने उसके ऊपर फाइन भी लगाया, $15,000 का फाइन भी लगाया गया बाय द फेडरेशन ऑन नाओमी ओसाका, है ना। एंड नाओमी ओसाका हैज सफर्ड फ्रॉम लॉन्ग बाउट्स ऑफ डिप्रेशन सिंस द US ओपन ऑफ 2018। एंड यहाँ पर ऑथर ने यहाँ एक बहुत अच्छी बात बोली है, द फ्रेंच फेडरेशन डिड नॉट कवर इटसेल्फ इन अ ग्लोरी when it displayed an utter lack of empathy towards a vulnerable young woman who rose to the top of the game because of her immense talent and not because of her speaking abilities। तो फ्रेंच टेनिस फेडरेशन जो है उसने अपने आप को ग्लोरी में कवर बिल्कुल नहीं किया बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ एम्पैथी। एंड एक ऐसी महिला के साथ जो कि गेम के टॉप पे पहुंची है बिकॉज ऑफ हर टैलेंट एंड नॉट बिकॉज ऑफ हर स्पीकिंग एबिलिटीज। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज ऑथर ने कहा है कि ऐसे में क्या ये फेडरेशन, अगर कोई व्यक्ति डिसेबल्ड होता जिसको स्पीच इम्पेडिमेंट हो, और अगर वो स्पीच इम्पेडिमेंट से जूझने वाला व्यक्ति ये बोले कि मैं नहीं बोल सकता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिकॉज आई हैव सम सीरियस स्पीच इम्पेडिमेंट एंड डिसेबिलिटी, तो क्या ये फ्रेंच फेडरेशन उसको भी इसी तरीके से ट्रीट करेगी, है ना। तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन, दैट इज द बिग क्वेश्चन कि क्या गेम अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी है, एंड दैट इज द बिग क्वेश्चन दैट लाइज। तो दैट इज द थिंग विच इज हेयर। एंड ये इशू जो है ये दिखाता है कि लोग अभी भी इतने ज़्यादा दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, दे आर नॉट स्टिल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, है ना। तो ऑथर ने इसको ऐसा कहा है। तीसरा आर्टिकल जो है फार रीचिंग टैक्स मेजर। अब यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट का एक रीसेंट प्रपोजल है जिसमें उन्होंने मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात की है, मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट। अब होता क्या है, मैं आपको इसका इवेंट बताता हूँ। होता क्या है, इससे ऑब्वियसली इंडिया को फायदा होगा। क्यों? तो क्या होता है, कई जो बिजनेसेस हैं वो अपने ऑफशोर ब्रांचेस खोल लेते हैं। अब ऑफशोर ब्रांचेस खोलते तो है, लेकिन कहाँ खोलते हैं? मॉरिशियस में खोल लिया, सिंगापुर में खोल लिया, ये सब टैक्स हेवन्स हैं। मतलब टैक्स हेवन्स का मतलब है कि वहां पे टैक्स कम लगता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इससे वहां पे टैक्स कम दे रहे हैं और यहाँ पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, फिर इस चीज का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी भी है। तो ऐसे में यूएस गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि एक मिनिमम टैक्स होना चाहिए। अर्लियर तो उन्होंने 21% का टैक्स डिक्लेयर किया था यूएस ने, फिर अभी धीरे धीरे वो 15% के टैक्स रेट पर आ गए हैं। तो एक मतलब कि कहना चाहिए कि होमोजेनस टैक्स रेट रहेगा 21% या 15% फॉर दैट मैटर। अभी जो 15% पे एग्री किए हैं वो, तो 15% का रहेगा। एंड फिर सारी कंट्री मतलब कहीं पे भी अगर आप टैक्स हेवन में
में भी हैं, मान लो वहाँ पे आपको 10% का टैक्स लग रहा है, लेकिन ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स अगर 15% का है तो इंडिया चाहे तो 5% फिर एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है इस बिजनेस पे, ताकि जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है उस रेट तक पहुंचा जा सके। तो ऑब्वियसली इंडिया को इस चीज़ से फायदा होगा, क्योंकि इंडिया जो है इट लूजेस नियरली $10 बिलियन इन टैक्स रेवेन्यूज ड्यू टू यूज ऑफ ऑफशोर स्ट्रक्चर्स। ऑफशोर स्ट्रक्चर्स का यूज करके बिजनेसेस जो है लगभग $10 बिलियन का नुकसान इंडिया को करवाते हैं। तो ये नुकसान जो है ईयरली एनुअली ये बचेगा, एंड दैट इज द बिग थिंग। और यहाँ पे इसी चीज को OECD ने भी, OECD आप सबको पता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जिसने पहले बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग दिया था, उसने ही पिलर टू रिफॉर्म दिया है। पिलर टू रिफॉर्म बोलते हैं, पिलर टू रिफॉर्म। एंड पिलर टू रिफॉर्म यही है कि एक प्राइमरी मिनिमम इफेक्टिव टैक्सेशन होना चाहिए, लेकिन OECD ने 10 से 15% का रेट दिया है, 10 से 15% का रेट दिया है। तो ये पिलर टू रिफॉर्म के अंतर्गत आता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इंडिया को इससे फायदा होगा, लेकिन ऑथर का ये कहना है कि ये जो मिनिमम टैक्स है इसमें इंटरनेशनल डिसएग्रीमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कई कंट्रीज हैं जो इससे एग्री नहीं करेंगे, ठीक है ना, बिजनेसेस भी इससे एग्री नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी है जूही चावला की प्ली ऑन 5G। जूही चावला ने 5G की टेक्नोलॉजी के ऊपर एक प्ली की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज डन मेयरली फॉर पब्लिसिटी, नॉट फॉर एनी अदर थिंग, देयरफॉर दे हैव रिजेक्टेड दैट। एंड पैलेस्टीन फ्लेज इंडियाज एब्सटेंशन फ्रॉम वोट। अब हुआ क्या कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में पैलेस्टीन का जो रिसेंट इशू था गाजा और हमास वाला रीजन जहां पे अटैक हुआ और हमास ने अटैक किया, उसमें वोटिंग होनी थी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जिसमें इंडिया अब्सटेन कर गया। ऐसे में पैलेस्टीन जो है वो खुश नहीं है फ्रॉम दैट थिंग, एंड दैट हैज हैपेंड। अब इंडिया का मैं आपको स्टैंड बता देता हूँ कि पैलेस्टीन और इजराइल वाले मुद्दे में क्या स्टैंड है। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जैक्टली यही आप भी लिखिएगा, फ्यूचर में अगर आपको लिखना पड़े तो यही लिखिएगा। इंडिया इज सपोर्टिंग द जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज। याद रखिएगा, जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज, दिस इज द फर्स्ट थिंग। इंडिया इज एक्सप्रेसिंग सपोर्ट टू द जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज। देन इंडिया हैज मेंटेन्ड दैट टू स्टेट solution to equal sovereign rights is the way forward. Two state solution टू इक्वल सॉवरेन राइट्स। याद रखिएगा, ये आपको लाइन यूज करनी है, ठीक है ना। अगर आपको मतलब नंबर चाहिए तो आपका स्टैंड जो होना चाहिए वो हमारे MEA से बिल्कुल मैच करना चाहिए। दैट इज द थिंग। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, आपका स्टैंड जो है MEA से मैच करना चाहिए। तो जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज आप याद रखिएगा। एंड दूसरी चीज, टू स्टेट सोल्यूशन को हम फेवर करते हैं एंड इक्वल सॉवरेन राइट्स को हम फेवर करते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली बात है, फिर आप बाकी चीज लिख सकते हो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए, राइट्स ऑफ द पीपल शुड प्रिवेल, विल ऑफ द पीपल शुड प्रिवेल, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ बता दूं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। तो ये आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसकी पहले एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, UNCHR थी पहले, जो कि बाद में HRC बन गई। CHR यानी कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स थी पहले, फिर वो HRC यानी कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल बन गई। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। कंपोजिशन देखा जाए तो इसके 47 मेंबर्स हैं, 47 मेंबर हैं, जो कि इलेक्शंस होता है टू फिल अप द सीट्स एवरी ईयर, ठीक है ना। और जियोग्राफिकल रीजन्स के बेसिस पे अफ्रीकन रीजन, एशियन रीजन, अलग अलग रीजन्स को अलग अलग सीट्स प्रोवाइड की जाती है। एंड हर जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो 3 साल का टर्म सिक्योर करता है, 3 साल का टर्म सिक्योर करता है। एंड कंट्रीज आर डिसअलाउड फ्रॉम ऑक्यूपाइंग अ सीट फॉर मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आप नहीं होल्ड कर सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 47 मेंबर्स। पेड वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्ररी इरेशनल। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जैसे सेंटर ने क्या बोला कि 18 से 44 साल के जो लोग सिटीजन्स हैं उनके लिए पेड वैक्सीनेशन का जो फंडा है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट इज़ वेरी रॉन्ग एंड ये इरेशनल है। जैसे कि फर्स्ट फेज़ 2 जो हुआ था, पहले 2 फेजेस हुए थे जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स, फिर ओल्ड एज, ये सब इनको वैक्सीनेशन लगी, फ्री में लगी थी। अब सेंटर ने कहा है कि हम केवल 50% वैक्सीन परचेज करेंगे, रेस्ट 50% शुड बी एबल टू पे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपने ये एनालिसिस किया है कि बाकी के जो 50% हैं 18 से 44 की एज में, क्या वो वैक्सीनेशन खरीद करके लगा सकते हैं? अगर आपने इस चीज़ का एनालिसिस नहीं किया है तो आर्बिट्ररी हो गया ये आपका पूरा का पूरा फैसला, आर्बिट्ररी हो गया कि आप केवल 50% देखेंगे, यू हैव टू सी फॉर ऑल, है ना, ये इरेशनल है।
UNGA हेड इंडिया टू वोट फॉर मालदीव्स। अब यहाँ पे इंडिया विल वोट इन सपोर्ट ऑफ मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद। तो अब्दुल्ला शाहिद इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, जिसमें होपफुली इंडिया विल वोट फॉर अब्दुल्ला शाहिद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स के, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एंड ये UNGA है क्या, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है कहना चाहिए। ये मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है UN का, मेन बॉडी है डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है UN का। 1945 में बना था, ऑब्वियस सी बात है। 193 मेंबर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। पैलेस्टीन, वेटिकन सिटी ये इसके मेंबर नहीं होते, है ना, तो याद रखिएगा 193 मेंबर्स हैं इसके। एंड UNG में जो डिसीजंस हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। एंड प्रेसिडेंट जो है जनरल असेंबली का इलेक्ट किया जाता है ईच ईयर बाय असेंबली टू सर्व अ 1 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस। जो प्रेसिडेंट है वो 1 साल का टर्म रहता है उसका, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड इसको याद रखना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनका हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे रिमेंबरिंग द टुल्सा रेस मैसेकर 100 ईयर्स लेटर। अब यहाँ पे टुल्सा ओक्लाहोमा यानी कि अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक कहना चाहिए अमेरिकन जो हिस्ट्री है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री है, उसमें एक बहुत ही मेजर इवेंट हुआ था टुल्सा ओक्लाहोमा में। टुल्सा ओक्लाहोमा में ये इवेंट हुआ था। जो बाइडन ने रिसेंटली इसको रिकॉग्नाइज भी किया है। एंड 1928 में टुल्सा रेस मैसेकर हुआ था। टुल्सा रेस मैसेकर कब हुआ था? मई जून 1921 में हुआ था। एंड इट वाज देयर वाइड स्प्रेड किलिंग्स हुई थी इन द टुल्सा ओक्लाहोमा, टारगेटिंग रिलेटिवली द एफ्रो अमेरिकन यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ को अटैक किया गया था। अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ को अटैक किया गया था। एंड वहाँ जो वेल ऑफ एफ्रो अमेरिकन्स थे, इस रीजन को ब्लैक वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? ब्लैक वॉल स्ट्रीट, देखो लिखा भी हुआ है, ब्लैक वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता था। एंड ग्रीनवुड टुल्सा में ये अटैक हुए थे, ग्रीनवुड टुल्सा में अटैक हुए थे। अमेरिका की रेशियल हिस्ट्री का एक ब्लैक लेटर है कहना चाहिए, ब्लैक लेटर डे है, इसको याद रखना। मैसिव फायर ब्रेकआउट एट ईरान ऑयल रिफाइनरी। तो यहाँ पे ईरान की ऑयल रिफाइनरी है जहाँ पे एक फायर ब्रेकआउट हो गया। इसका नाम देख लो, द फायर स्ट्रक इन द स्टेट ओन्ड टॉन्ड गुयन पेट्रोकेमिकल्स कंपनी, याद रखिएगा, विच इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ तेहरान। टॉन्ड गुयन, याद रखिएगा, टॉन्ड गुयन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन, तो इसको याद रखना। दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं। लेबर वेटरन हर्जोग इलेक्टेड इजराइल प्रेसिडेंट। तो इजराइल के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन? आइजैक हर्जोग। तो आइजैक हर्जोग हैं जो कि 11th प्रेसिडेंट बने हैं इजराइल के। एंड ही हैज़ डिफीटेड द एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट र्यूवेन रिवलिन। तो र्यूवेन रिवलिन को हरा करके कौन बन गया है? आइजैक हर्जोग, 11th प्रेसिडेंट ऑफ द इजराइल। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। आंसर्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो क्वेश्चंस मैंने पूछे। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दैट। पहला सवाल मैंने पूछा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। सवाल था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से ओरिजिनली नहीं थे? तो सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो दीज आर दी दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.